वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO क्या करता है? ये वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट, थर्ड स्क्रीन ऑफ CRO। जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है, जब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ये क्या होती है, हीटेड हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास है कैथोड ग्रिड। कैथोड ग्रिड के ऊपर नेगेटिव सप्लाई होती है। अगर कैथोड ग्रिड का हम पोटेंशियल वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद होता है हमारे पास प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड होते हैं, इनका काम होता है कंट्रोल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई होती है VA एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। उसके बाद आ गया हमारा फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट करवाना। इसके ऊपर वोल्टेज होती है VF, जिसको हम बोलते हैं फोकसिंग वोल्टेज। इसके बाद आ गया हमारा ब्लैंकिंग सर्किट। ब्लैंकिंग सर्किट का काम होता है स्टॉप द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिट्रेस पीरियड। जब वेवफॉर्म गिर रही होती है तो जो ब्लैंकिंग सर्किट है हमारा वो इनिशिएट हो जाता है और हमें वेवफॉर्म गिरते समय जो डॉटेड लाइन दिखती है। ठीक है, जो वेवफॉर्म होते हैं गिरते समय हमको डॉटेड लाइन दिखती है। उसके बाद आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट प्लेस्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन। जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती हैं उसको हम वर्टिकल में लगाते हैं। ठीक है, और इसमें एक सॉटूथ जनरेटर लगा होता है जो क्या करता है, सॉटूथ वेवफॉर्म को जनरेट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं और ये क्या करता है, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म को जनरेट करता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती हैं और जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है उसमें हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। स्टेबल ऑपरेशन X एंड Y प्लेट। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा स्क्रीन ऑफ CRO। इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी
इलेक्ट्रॉन गन होती है वो हीटेड हो जाते हैं। अगर जब हमारी इलेक्ट्रॉन गन हीटेड हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देगी डिफरेंट डायरेक्शन में। उसके बाद जो हमारे पास फोकसिंग वोल्टेज होता है उसको हम एडजस्ट करके इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वेव फॉर्म होती है वो हमको ऑब्जर्व हो जाती है डिस्प्ले पे। जो मेन कंपोनेंट होते हैं सीआरटी के, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट, थर्ड स्क्रीन ऑफ सीआरओ। उसके बाद आ गया कैथोड ग्रिड। कैथोड ग्रिड ऑपरेट एट नेगेटिव पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हमारी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो हमारी ब्राइटनेस है वो क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आ गया हमारा ब्लैंकिंग सर्किट। ब्लैंकिंग सर्किट इट स्टॉप द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिट्रेस स्पीड। ब्लैंकिंग सर्किट क्या करता है, जब हमारी वेव फॉर्म गिर रही होती है तो उस टाइम वो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हमको जो वेव फॉर्म होती है वो डॉटेड दिखते हैं। जब हमारा वेव फॉर्म को गिरने का टाइम होता है उस टाइम समय हमारा जो ब्लैंकिंग सर्किट होता है वो इनिशिएट हो जाता है, इसलिए हमको जब हमारी वेव फॉर्म गिर रही होती है तो हमको डॉटेड शो होते हैं। ठीक है ना, डॉटेड दिखाई देती है हमको। ये जैसे हमारी वेव फॉर्म है, यहाँ पर हमारा ब्लैंकिंग सर्किट इनिशिएट हो गया तो हमको डॉटेड दिखाई दे रही है। उसके बाद जो हमारा फोकसिंग एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन एमिट, इसका काम यही होता है इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट करवाना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फोकसिंग कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे सीआरटी ऑफ सीआरओ के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीआरटी ऑफ टीवी के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके बाद सीआरटी ऑफ कंप्यूटर के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा फास्फोरस कोटिंग स्क्रीन। फास्फोरस कोटिंग स्क्रीन का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ फास्फोरस कोटिंग, फर्स्ट हमारे पास है P4 ब्लैक वाइट CRO, सेकंड हमारे पास है P6 कलर CRO। उसके बाद थर्ड है हमारे पास P11 जनरल पर्पस CRO। उसके बाद हमारे पास है P15 हाई फ्रिक्वेंसी CRO और सैम्पलिंग CRO। उसके बाद है हमारे पास P31 स्टोरेज CRO। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होते हैं हमारे प्री एक्सेलेटिंग एंड पोस्ट एक्सेलेटिंग एनोड। प्री एक्सेलेटिंग एंड पोस्ट एक्सेलेटिंग एनोड, इनका काम क्या होता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv², और जो हमारे पास इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज एंड एक्सेलेटिंग वोल्टेज होती है। V हमारे पास वेलोसिटी है, V है हमारे पास एक्सेलेटिंग वोल्टेज है। अगर हम इधर से v² को निकालते हैं तो ये जाएगा इज इक्वल टू 2qVA/m। V इज इक्वल टू 1/2qVA/m। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/VA। जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एक्सेलेटिंग वोल्टेज के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
एम होता है, ये मास होता है, क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो चार्ज होता है क्यू, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमारे पास आ गई एडवांटेज ऑफ CRO। नंबर फर्स्ट, इट इज़ ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। नंबर सेकंड, it can display waveform. Number third, it can measure peak to peak voltage, RMS voltage, current, time period, phase shift, frequency। उसके बाद नंबर 4 आ गया हमारे पास, it has adjustable scale। नंबर 5, we can compare two waveform, ठीक है। नंबर 6, it has a faster response। नंबर 7, no loading effect। नंबर 8, high accuracy। नंबर 9, high sensitivity। नंबर 10, high resolution। नंबर 11, it is a linear scale। नंबर 12, it does not measure power। जो CRO है यो पावर को मेजर नहीं करता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लिसाजस पैटर्न। लिसाजस पैटर्न क्या होते हैं हमारे पास, इफ हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट are applied with sinusoidal signal, the waveform pattern appearing on the screen is called Lysage's pattern। Application, used for finding the phase angle difference between vertical and horizontal plate, used for finding the frequency ratio between vertical and horizontal plate। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जैसे फेज एंगल फाई बिटवीन Vx एंड Vy, और कुछ हमारे पास लिसाजस पैटर्न आ गए। अगर हमारे पास फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री या 360 डिग्री या 0 टू 45 डिग्री होगा, तो जो हमको लिसाजस पैटर्न स्क्रीन पे शो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, अगर हमारे पास जो फेज एंगल होगा वो 0 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री और 270 डिग्री से लेस देन 360 डिग्री होगा, तो हमको तो हमको जो लिसाजस पैटर्न है वो शो होगा, इलिप्स होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर हमारे पास फेज एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो हमको जो लिसाजन पैटर्न शो होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा, अगर हमको फेज एंगल 90 डिग्री टू लेस देन 180 डिग्री और 180 डिग्री टू लेस देन 270 डिग्री होगा, तो जो हमको लिसाजन पैटर्न शो होगा स्क्रीन पे वो होगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इलिप्स होगा पर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। उसके बाद फिफ्थ, अगर हमारे पास फेस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो हमको स्ट्रेट लाइन शो होगी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में।
कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल फाई फ्रॉम लिसाजस पैटर्न। दो केस है इसके। नंबर फर्स्ट, व्हेन लिसाजस पैटर्न इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 अपॉन x2 और साइन इनवर्स y1 अपॉन y2। ठीक है। और जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, 360 डिग्री माइनस फाई। ये दो पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल के लिए, हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है। अब हमने एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे मान लेते हैं कि हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है। ठीक है। तो हमारे पास फाई क्या आ जाएगा, जो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को चेक करें तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 2 है, तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन फाई 1/2 होता है 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। जो ये हमारे पास एंगल होता है साइन फाई 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2 होगा, 45 डिग्री पे 1/√2 होगा और 60 डिग्री पे √3/2 होगा, 90 डिग्री पे 1 होगा। अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये सारी कोस की वैल्यू बन जाएंगी 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे, तो ये फाई की वैल्यू आ जाएगी, हमें फेज एंगल आ जाएगा 330 डिग्री। उसके बाद हमारा है सेकंड, व्हेन लिसाजस पैटर्न इज इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, फेज एंगल के लिए फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस साइन इनवर्स x1 अपॉन x2 और फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस साइन इनवर्स y1 अपॉन y2। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, 360 डिग्री माइनस फाई। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग लिसाजस पैटर्न। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग लिसाजस पैटर्न, एफ वाई अपॉन एफ एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन विद द कर्व, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन विद द कर्व। जो एफ वाई होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल होगा अप्लाई टू वाई एक्सिस, और जो हमारे पास एफ एक्स होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल होगा अप्लाई टू एक्स एक्सिस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं लिसाजस पैटर्न के। ये जैसे हमारे पास 8 हैं। ठीक है। तो हमको एफ वाई अपॉन एफ एक्स निकालना है, रेशियो निकालना है एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो जो हमारे पास एफ वाई है उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन, मतलब इसके लिए हम हॉरिजेंटल टेंडेंसी देख रहे हैं। तो जब हम लाइन लगाते हैं तो हॉरिजेंटल के लिए तो ये दो जगह से कट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है ना। और जो हमारे पास एफ एक्स होता है इसके लिए क्या देखते हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल टेंजेंसी को देखते हैं। अगर हम वर्टिकल में लाइन लगाते हैं तो ये हमारा 4 जगह से कट रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम थी। ये हमारा सेकंड है, वी एक्स इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन 3140। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर इज इक्वल टू 314 और ओमेगा वाई को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ओमेगा वाई अपॉन ओमेगा एक्स क्या आ जाएगा, इधर से ओमेगा वाई क्या आ जाएगा, ओमेगा वाई के लिए हम क्या देखते हैं, हॉरिजेंटल टेंडेंसी देखते हैं।
तो हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे तो हम ये 2 जगह से कट करेगा, 2 आ जाएगा। और ओमेगा एक्स के लिए क्या देखते हैं, वर्टिकल टेंजेंसी देखते हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो ये 6 जगह से कट करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2/6। अगर इधर से हम ओमेगा वाई निकालेंगे, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 2/6 इंटू ओमेगा एक्स। ओमेगा एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है 314, तो ये ओमेगा 1 आ जाएगा 314/3, तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 104.67 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास सी है, सी। तो अगर हम इसको हॉरिजेंटल से काटेंगे, ओमेगा वाई है, अगर इसको हम हॉरिजेंटल टेंडेंसी से काटते हैं तो ये एक बार कटेगा, ठीक है। अगर अपॉन ओमेगा एक्स, अगर इसको हम वर्टिकल से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 1/2 आ जाएगा इसका। कुछ है हमारे पास स्पेशल केस हैं, जैसे डॉटेड में सर्कल हैं, तो जो हमारे पास डॉटेड में सर्कल हैं, हाँ, तो इसको भी वैसे ही देखते हैं, जैसे हॉरिजेंटल टेंडेंसी अपॉन वर्टिकल टेंडेंसी के हिसाब से। जहाँ से स्टार्टिंग होगा उसको हॉरिजेंटल टेंडेंसी ले लेंगे, ठीक है, और जहाँ पर ख़त्म होगा उसको हम वर्टिकल टेंडेंसी लेंगे, नेमिंग करेंगे इसकी। तो ये स्टार्टिंग 1 है, तो हॉरिजेंटल टेंडेंसी के लिए हमारा 1 आ जाएगा, और वर्टिकल टेंडेंसी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। ये स्टार है, इसमें भी वैसे होगा, हॉरिजेंटल टेंडेंसी के लिए 1 आ जाएगा, और वर्टिकल टेंडेंसी के लिए टोटल काउंट करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें भी सेम ही है, अगर हॉरिजेंटल टेंडेंसी 1 आ जाएगा और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वर्टिकल टेंडेंसी 4 आ जाएगा, ठीक है। जो बैंड विड्थ ऑफ CRO क्या होता है, बैंड विड्थ इंटू राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35 होता है। बैंड विड्थ इंटू राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास कैलिब्रेशन ऑफ CRO। CRO इज कैलिब्रेटेड बाय अप्लाइंग पल्स सिग्नल और स्केल सिग्नल और नॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास CRO की स्क्रीन है, जहाँ पर हमको वेवफॉर्म ऑब्जर्व हो रही, वेवफॉर्म दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, और जो हमारी पूरी स्क्रीन होगी उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। वैसे ही टाइम और मैक्सिमम टाइम। जो एक्स स्केल होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, या मिली सेकेंड पर डिवीज़न और मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, और जो हमारे पास वाई स्केल होता है मिली वोल्ट पर डिवीज़न और मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, तो क्या होगा, इज इक्वल टू टी मैक्सिमम अपॉन टी टाइम, टी मैक्सिमम अपॉन टी नंबर ऑफ साइकिल ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो थैंक यू। आज का टॉपिक था हमारा CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।